छत्तीसगढ़ में बात है कि 10% आरक्षण देना है, तो 10% हम आरक्षण दें, 32% अनुसूचित जनजाति ला, 13% अनुसूचित जाति ला और 27% पिछड़ा वर्ग और 10% अपर क्लास ईडब्ल्यूएस, तो हो गई है 82% हुई। तो सुप्रीम हाई कोर्ट में जब आदेश दी तो कौन आधार पे करे, तो वो आधार पर हम हेड काउंट शुरू करें। तो हमारा अभी हेड काउंटेशन 43.40% है और अपर क्लास के 3.5%, तो हम वो 4% करें ना, पिछड़ा वर्ग के 27%। ये आधार पे हम विधानसभा में 1 और 2 दिसंबर के विशेष सत्र बुला के ये पारित करें और पारित करने के बाद ये राज्यपाल के पास भेज दें। अब वो राज्यपाल कर लटके, अब काबर लटके, कैसे लटके, कौन लटकवा है, ये लोग समझे के बाद मैं भूपेश बघेल जी को पत्र भी लिखूंगा और चुनाव आयोग को भी पत्र लिखूंगा। मैं भूपेश बघेल जी को पत्र भी लिखूंगा और चुनाव आयोग को भी पत्र लिखूंगा। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर। एक बार फिर से वो आग हमें देखने को मिल रही है जो पिछले 6-7 महीने से रह रहकर सामने आती थी और उस समय सामने थे आदिवासी, क्योंकि उनका आरक्षण कम हुआ था। लेकिन जो विधेयक पारित हुआ वो विधेयक अब तक अटका हुआ है और ऐसे में पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए लोग अब अपने आरक्षण को हासिल करने के लिए दबाव की राजनीति शुरू कर चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है राज्यपाल को भी और प्रधानमंत्री को भी एक अलग कोड देके, ताकि जनगणना में ये पता चल सके कि पिछड़ा वर्ग आखिर है कितने। छत्तीसगढ़ में जो जनगणना अपने स्तर पर क्वांटिफाइबल डाटा आयोग ने की थी, उसके आधार पर आरक्षण उन्हें नहीं मिला है, तो एक पेच सा फंस गया है और कांग्रेस और भाजपा के बीच एक बार फिर से पिछड़ा वर्ग के लेकर आरक्षण को लेकर लड़ाई शुरू होती दिखाई दे रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में गंगेश द्विवेदी जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल टिकरिया जी, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओबीसी का जो संगठन है उसका पक्ष रखने के लिए ईश्वर दान जी। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ईश्वर दान जी। तो चारों मेहमानों का स्वागत करते हुए इस चर्चा को शुरू करता हूं। और जैसा कि हमने बताया कि आरक्षण को लेकर एक बार फिर से स्थितियां बिगड़ती हुई दिख रही है और पिछड़ा वर्ग जो कि आरक्षण की मांग कर रहा है उसकी क्या रणनीति है, पहले डॉक्टर ईश्वर दान जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझ लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ईश्वर दान जी, हम देख रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग को लेकर फिर से चुनाव के करीब आते ही फिर मुद्दे उछलने लगे हैं, मांग उठने लगी है। क्वांटिफाइबल डाटा की जो रिपोर्ट के आधार पर आप लोगों को 27% आरक्षण मिलना था वो अब नहीं मिल पा रहा है। क्या करेंगे आप लोग, आपका संगठन क्या कर रहा है इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, जो ओबीसी महासभा है वो नॉन पॉलिटिकल संगठन है, तो इसलिए हम सीधे न तो चुनाव लड़ना चाहते हैं न लड़ सकते हैं। तो हम लोग जो है ये हमारी मांग जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बताया है। और ये जो 27% की जो बात हो रही है ये अभी की नहीं है। जो भूपेश जी 2018 में चुनाव लड़े थे उस समय ये मुद्दा था। 2019 में भी रैली निकाली गई थी और उस समय जो है उसके बाद में वहां जैसे ही इन्होंने जो घोषणा करी, घोषणा पर ही हाईकोर्ट से कुणाल शुक्ला जी ने स्टे लगवा दिया था। मुख्य वही थे और उनको जो है भूपेश सरकार ने बहुत बड़े पद पे बिठा रखा है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे करके। तो अब ये अभी का नहीं है। और उसके बाद में जो उपचुनाव आया भानु प्रतापपुर का, उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लगा कि आदिवासी भी विरोध कर रहे हैं, पिछड़े भी जा रहे हैं, इसलिए इन्होंने आनंद फानन में वो जो है बैठक करी और कैबिनेट में ये पास किया और विधानसभा में, और ये सर्वसम्मति से पास हुआ। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही चुनाव जीतना था, ये सेमीफाइनल खेल रहे थे उस समय, इसलिए दोनों पार्टी ही नहीं सभी सहमत हुए। और वहां पर यदि उपचुनाव नहीं आता तो ये भूपेश सरकार ये जो है विधेयक पास किया वो भी नहीं करती और बीजेपी सहयोग करती तो राज्यपाल के यहां से ये बिल जरूर निकलता। वो जो मजबूरी थी बीजेपी को उपचुनाव, इसलिए उन्होंने चुनाव में ये चुनाव जीतने के लिए सहयोग किया।
ठीक है, चुनाव जीतने के लिए सहयोग किया, लेकिन अब पिछड़ा वर्ग जो है अपनी आरक्षण की मांग को लेकर आगे आया है। मुख्यमंत्री भी उन्हें समर्थन दे रहे हैं और इसीलिए राज्यपाल से पहले मिलने का समय दिलाने के लिए पत्र उन्होंने लिखा और आज उन्होंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है और पत्र के जरिए मांग की है कि भाई इनको एक अलग से कोड दे दिया जाए जिससे जनसंख्या पता चल सके। अब हमारे साथ मौजूद हैं गंगेश जी, उनसे पहले समझ लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस तरीके के मसलों का कितना असर होगा। गंगेश जी, आदिवासी आरक्षण रुका था तो बहुत चर्चा हुई, बार बार विषय पर हमने चर्चा की। अब वो पुराना बहाल हो गया है तो वो सब शांत हो गया, आरक्षण का मसला भी शांत हो गया था, लेकिन पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तो 27 से कम होकर 14 हो गया। अब ये मांग कर रहे हैं, क्या होगा, इसका असर क्या होगा? देखिए मोहन जी, एक्चुअली ये मुद्दा इससे मतलब ये आरक्षण कम इसलिए हुआ कि इन्होंने सब कुल मिला के 76% आरक्षण का प्रस्ताव पास करके विधानसभा से आनंद फानंद में भेजा और महादान जी का बिल्कुल कहना सही है, ईश्वरदान जी का कहना एकदम सही है कि चुनाव उस समय भानु प्रतापपुर का चुनाव था, दोनों ही पार्टियों ने आनंद फानंद में राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रस्ताव को पास किया। क्वांटिफाइबल डाटा भी बिल्कुल आनंद फानंद में आज तक उसका आंकड़ा जारी नहीं किया गया, इसीलिए मतलब अगर वो रिपोर्ट सही होती तो अब तक उसका डाटा जारी होता या उसकी रिपोर्ट वो सार्वजनिक की जाती। इस बात को लेकर भाजपा भी लगातार मांग कर रही है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो डाटा कितना सही है आनंद फानंद में तैयार किया हुआ और उसके आधार पर जो प्रस्ताव पास हुआ है। इसीलिए जो उस समय राज्यपाल थी वो भी आदिवासी समाज की राज्यपाल हैं, उन्होंने उसको रोक लगा दिया, उस पर जांच पड़ताल शुरू करा दी थी, क्योंकि मुझे उस समय ये बात भी आई थी कि उनसे मिलने ओबीसी वर्ग के भी नेता गए थे और इन्होंने डिमांड की थी। देखिए अजीत जोगी के समय एक बार और हुआ था, इसका मुझे याद आ रहा है कि उस समय उन्होंने 51% की बात आई थी उस समय अजीत जोगी के शासनकाल में 2002-03 में जब इसका सर्वे हुआ था तो उन्होंने 51% का उस समय ओबीसी का जो सर्वे रिपोर्ट आया था 51% उनकी जनसंख्या बताई गई थी छत्तीसगढ़ में। और क्वांटिफाइबल डाटा से जो आ रहा है तो उसमें जो उड़ती खबरें, अभी रिपोर्ट तो सार्वजनिक नहीं हुई है, उसमें कोई 44 बोलता है, कोई 47 बोलता है, कोई 46 बोलता है, इस तरह की बातें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। और निश्चित तौर पे इस पे राष्ट्रीय स्तर पर भी होने चाहिए सर्वे। और आरक्षण का चूंकि मसला है खास तौर पर देखिए 5 साल तक खींचा रहा, अगर हम फ्लैशबैक में जाएंगे तो हाई कोर्ट ने रद्द किया था, क्योंकि जो इसके पहले जो समिति बनी थी पिछली सरकार में उसने भी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की थी और उसी के आधार पर हाई कोर्ट ने रद्द करके फिर से इसको जारी करने की बात कही थी। नई सरकार ने भी आनंद फानंद में किया, लेकिन कुल मिला के मामला आंकड़ों में और कानूनी पेच में उलझ गया। मतलब अंदर खाने से ये भी खबर आती है कि मतलब राज्यपाल ने इसलिए भी रोका था कि अगर उसको जारी भी करते तो निश्चित तौर पर वो मतलब उसमें बहुत सारे विवाद खड़े जाते, उस विधेयक को पास भी करते। तो अब चूंकि चुनाव का वक्त आया है, फिर से राजनीतिक लाभ लेने की स्थिति है, तो कांग्रेस ने एक बार फिर से पिछड़ा वर्ग का दांव खेल दिया है, जिसको भाजपा भी मना करते नहीं कर सकती, राजनीतिक लाभ उनको भी लेना है। तो स्वाभाविक तौर से भाजपा को वो नहीं, मुख्यमंत्री को एक एडवांटेज मिल जाएगा क्या? पिछड़ा वर्ग के वो नेता हैं, पिछड़ा वर्ग की बहुलता है, अब पिछड़ा वर्ग के साथ गलत हो रहा है तो इसके लिए दोषी केंद्र सरकार हो गई, क्योंकि राज्यपाल के यहाँ भी रुका है तो अप्रत्यक्ष रूप से कारण केंद्र को ठहराया जा रहा है। और केंद्र को जब जातिगत जनगणना की मांग की जाती है, अलग से पिछड़ा वर्ग को कोड देने की मांग की जाती है, उससे भी पूरा नहीं किया जाता। तो एडवांटेज ले रहे हैं क्या मुख्यमंत्री? निश्चित तौर पे इसका एडवांटेज ले रहे हैं, वही मैं कह रहा था कि वो एडवांटेज लेने के लिए ही ये दांव भी उन्होंने खेला है और इस पे भाजपा भी मजबूर है, भाजपा भी इसको विरोध नहीं कर सकती। भाजपा भी बोलेगी हमने तो पास किया है और आनंद फानंद पास किया वो मामला है, तो वो पार्टी भी इसका विरोध नहीं कर सकती। तो इसमें निश्चित तौर पर भूपेश बघेल को इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो एक बड़ा दांव खेला गया है और चुनाव के करीब अगर पिछड़ा वर्ग इस बात को लेकर आंदोलित हो जाएगा कि हमारे खिलाफ कौन है, तो बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। राहुल टिकरिया जी हमारे साथ हैं। राहुल जी, आप सुन रहे हैं प्रतिक्रियाओं को और कैसे दांव चले जा रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा, पहले राज्यपाल को बताया कि राज्यपाल समय तो एक तो नहीं दे रहे हैं, दूसरा सुन नहीं रहे हैं, पिछड़ा वर्ग जाएगा तो मांग उन्हीं से करेगा कि विधेयक तो पास हो गया, सरकार का काम हो गया, राज्यपाल क्यों अटका के बैठे हैं? फिर वही सब सवाल आप लोगों को झेलने पड़ेंगे जो आदिवासी आरक्षण के समय झेलने पड़े थे। क्या कहेंगे आप लोग? जी नमस्कार। देखिए मोहन भैया, इसमें विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी किस आधार पे आरक्षण लटका सकती है, ये समझने वाली बात है, क्योंकि मामला संवैधानिक
पद पर बैठी राज्यपाल निवास पर लटका है, राज्यपाल जी के पास लटका है। उसमें किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि वो संवैधानिक पद में बैठी है। वो बैठी हुई थी जब अनुसुईया जी इस मामले विधेयक को रोक के रखी थी, और अब राज्यपाल बदल चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आखिर क्या मजबूरी है, ये तो संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल जी समझेंगे। कहीं ना कहीं इसमें जो बातें निकल कर आ रही थी, बताया जा रहा था कि आरक्षण का पेच ऐसा फंसाया गया है, आरक्षण को ऐसा बढ़ाया गया है कि कहीं ना कहीं अगर उसे पारित कर दिया जाएगा तो विवादित हो जाएगा, कोई ना कोई हाईकोर्ट में जाके उसको स्टे कर देगा। और रही बात कांग्रेस की का दोहरा चरित्र आप समझ सकते हैं। जिस शुक्ला जी ने ओबीसी आरक्षण को हाईकोर्ट में लटकाया था, उसे ये सरकार इनाम स्वरूप आयोग प्रदान करती है और आयोग में बैठा के रखती है कुणाल शुक्ला को। तो जाहिर सी बात है, ओबीसी आरक्षण को लटकाने वाले कुणाल शुक्ला को ये सरकार आयोग में बैठा के रखती है, और जब चुनाव पास आती है तो फिर से पत्रबाजी किया जाता है। मुख्यमंत्री जी वास्तविक में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार पत्रबाजी करके राजनीति करते हैं। चाहे पुराने आप मामले देख लीजिए, हर महीने कोई ना कोई पत्र ये लिख देते हैं, और इनको अपने ही विधायक और अपने मंत्रियों का पत्र दिखाई देता। चाहे टीएस सिंहदेव जी का मामला हो, चाहे जय सिंह अग्रवाल जी ने अपने ही कलेक्टर रानू साहू के लिए जो पत्र लिखा था, उस पर भी अगर ये राज्य सरकार पहले ध्यान दे देती तो ईडी को उनके ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। काहे केंद्रीय ब्यूरो यहाँ पे आती। अगर जय सिंह अग्रवाल जी के पत्र पर मुख्यमंत्री जी स्वतः संज्ञान ले लेते तो आज ये स्थिति नहीं आती कि ईडी को यहाँ पे आके कार्रवाई करनी पड़ती। वैसे ही आप देखिए, टीएस सिंहदेव जी जब पत्र लिखे थे इस सरकार को, और उन्होंने तो पत्र लिखकर इस्तीफा भी दे दिया था, और मुख्यमंत्री जी ने स्वतः इस्तीफा उनका स्वीकार भी कर लिया था। बल्कि उस पत्र में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, गरीब जनता के लिए पत्र लिखा गया था। उन्होंने स्पष्ट पत्र में लिखा था कि 8.5 लाख प्रधानमंत्री आवास हम रोक के रखे हैं, जिसको गरीबों को मिलना चाहिए, मगर हम नहीं दे पा रहे हैं, मैं उससे व्यथित हूँ। उन्होंने लिखा कि घोषणा पत्र में, चूंकि मैं घोषणा पत्र कमेटी का अध्यक्ष था, मगर हमने घोषणा पत्र अपने पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, उससे मैं व्यथित हूँ। मगर वो पत्रों से मुख्यमंत्री जी को कोई मतलब नहीं। चुनाव पास, आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या भाई? ये विधेयक पास हुआ है, कांग्रेस भाजपा दोनों सहमत थे, विधेयक पास हुआ है, तो भाई बीजेपी की जिम्मेदारी तो बनती है कि उसे अनुमति नहीं मिल रही तो पता करें भाई कहाँ फंसा है, क्या हुआ है। तो हमारी जो जिम्मेदारी थी, हमने सदन में बखूबी सरकार का साथ दिया, वहाँ पे संयुक्त रूप से वो विधेयक पास हुआ। तो जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने जो सहयोग करना था वो किया, और हम भी चाहते हैं कि क्या देखिए, बीजेपी ये कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, आप जान रहे हैं, मुख्यमंत्री ने तो पहल कर दी है। क्या देखते हैं आप ऐसे में, समाज का क्या कहना रहेगा, समाज किधर जाएगा? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये पिछड़ों को जब से 1952 से जब चुनाव शुरू हो रहे हैं और काका कालेलकर आयोग बना है, किस तरह से कांग्रेस ने दबाया, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी तो पहले ही मुद्दा यही था कि ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद वहां पर बीजेपी की सहमति से ये हुआ कि नहीं, नया आयोग बनाओ, फिर बीपी मंडल आयोग बना, इतने में सरकार गिर गई। उसके बाद जब 92 में ये आरक्षण 93 में लागू हुआ, जो वीपी सिंह साहब ने लगाया, उस समय इन लोगों ने सरकार गिरा दी। कश्मीर फाइल की बात करते हैं, कश्मीर फाइल का मुद्दा जनवरी 90 में हुआ, लेकिन ये सरकार इन्होंने अगस्त के बाद गिराई। जब 7 अगस्त को घोषणा हुई तो इन दोनों का चौरा यही है। और जो ओबीसी कमीशन सेंटर का है, उसमें जो मोदी जी ने, जो आयोग का अध्यक्ष है, गुमानमल लोढ़ा को बनाया, नॉन ओबीसी को बनाया, वो ओबीसी की समस्या का क्या समझेगा। और 4 साल तक 17 से लेके 20 तक नीट के अंदर 27 की जगह 13.5% आरक्षण मिला है। मोदी जी ने कुछ भी किया? कुछ भी नहीं किया। सेंट्रल गवर्नमेंट में हाथ में है, तो उन्होंने नहीं, तो यहाँ अगर आप लोगों को आरक्षण दे देंगे, 80% तक आरक्षण चला जाएगा, एक सीमा है, 50% से ज्यादा नहीं जाएगा, कोर्ट कह रही है। ऐसे में वो उसको वायलेशन करना कितना सही होगा? नहीं, मैं आपको बताऊं, कोर्ट ने जो है अभी 58% है, उस 58% को मान्य करके रखा है। ये 50 की धारणा गलत है। अभी प्रेजेंटली 58 है, 14, 32 और 13, 12, आप सोच लो। ये
ठीक है, तो लेकिन ये 50 को तो पार कर रहा है। हाँ, तो 50 को तो पहले से ही पार हुआ अब है। अब आप लोगों को अगर मिलने लगेगा 27%, तो फिर बढ़ जाएगा 17-18%। नहीं, आप ये बताइए कि इनको ईडब्ल्यूएस के अंदर में गरीब कौन है? आज एसटी, एससी, ओबीसी गरीब है या सामान्य की जिसकी बात हो रही है? ये जो मिस इंटरप्रिटेशन करके अमेंडमेंट किया है, वहां लिखा हुआ है सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े, और इन्होंने केवल आर्थिक रूप दिया है। और क्या जब कोई स्टेट में 10% लोग ही नहीं है तो सेंटर का 10%, तो ये गलत तरीके से पास किया है। उसके बाद में आप ये देखिए दोहरी नीति, न्यायालय की भी दोहरी नीति हो रही है। ओबीसी रिकमेंडेशन पर तुरंत उन्होंने रोक लगाई, ईडब्ल्यूएस पर रोक नहीं लगाई। हाईकोर्ट में 4 साल तक केस चलता रहा और फिर निर्णय आया जिसमें 5 जजों में से आप करेंगे क्या? संगठन आपका करेगा क्या? संगठन अब यही करेगा जो इन वर्गों का हित कर रहा है। उन दोनों पार्टियों से दूरी बनाई जाएगी और छत्तीसगढ़ में यदि यही हाल रहा, हंग असेंबली आएगी। न बीजेपी कांग्रेस दोनों की दोहरी कांग्रेस चाल। तो कह रही है कि हम प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पत्र पे पत्र लिख रहे हैं। ऐसा कोई प्रयास नहीं है। मैं आपको बताता हूं, ये जो हमारा आत्मानंद स्कूल है, अभी जो है कोर्ट ने कोई रोक नहीं है, रोक हटा के रखी है। आप बताइए, क्या भूपेश जी को मालूम नहीं है? इनके जो है नाक के नीचे काम हो रहा है। 58 जो है इन स्कूलों में जो है एक स्कूल का विज्ञापन निकलवा रहे हैं, जबकि छोटे से छोटे जिले में 8 स्कूल हैं और रायपुर जैसे में 30 स्कूल हैं। तो आप बताइए, एक यूनिट निकाल के आरक्षण खत्म कर रहे हैं और भूपेश जी की मौन सहमति है। और इसी तरह से जो संविदा पे ले रहे हैं, लेकिन आपके तो वर्ग के हैं, वो पिछड़े वर्ग के हैं। नहीं, उनका कोई पिछड़ों का सोच भी नहीं है। मोदी भी तो है, चलिए मोदी जी भी तो है, लेकिन पिछड़ों के लिए क्या कर रहे हैं? पिछड़ों के लिए सब लोग बोलते हैं लेकिन करते नहीं। गंगेश जी की एक आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं। गंगेश जी, ये मसला कहाँ जाता दिख रहा है और क्या चुनाव में इसका असर पड़ जाएगा? इन चुनाव के पहले इस तरीके के मुद्दे उठ रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, इसमें बहुत क्लियर है कि ये जो मुद्दा उठा है राजनीतिक लाभ लेने के लिए उठा है। और इसमें निश्चित तौर पर जैसे महादान जी ने ऐलान किया है, ओबीसी समाज की बहुत बड़ी भूमिका है इन दोनों चुनाव में। अगर ये दोनों पार्टियों की नीयत को पहचानती है और उनको समझ में आ रहा है कि इनकी नीयत नहीं है अगर आरक्षण को सही तरीके से लागू करने की, और उनकी जो काउंटिंग है उसको भी अभी जैसे डिमांड कर रहे हैं, तो भी कितने जल्दी हो जाएगा? ये तो स्वाभाविक तौर पे इस चुनाव के बाद ही हो पाएगा। और देखिए, इसके बाद 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव है। लोकसभा चुनाव की तैयारी चालू हो जाएगी, यानी अभी अगले 6-7 महीने तक इस पे कुछ होना नहीं है। और ऐसे में अगर ये समाज के लोग जागरूक होकर अपना मत के जरिए दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उसका परिणाम बहुत सार्थक आ सकता है और दोनों पार्टियों के सबक हो सकती है। ठीक है, तो अब चुनाव करीब है और ऐसे में पिछड़ा वर्ग को नाराज नहीं किया जा सकता, और इसीलिए कोशिश दोनों ओर से हो रही है। मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतने जल्दी आरक्षण की राह आसान होगी ऐसा लगता नहीं है। और ऐसे में समाज के पास विकल्प खुले हुए हैं कि वो क्या फैसला लेगी। और हमारी भी दिलचस्पी इसी बात पर रहेगी कि इस पूरे मसले को लेकर क्या आदिवासी समाज की तरह पिछड़ा वर्ग भी आंदोलन करते दिखेगा। लेकिन ये सारी चीजें भविष्य के गर्भ में हैं। समय कम है, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में डॉक्टर ईश्वर दान जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी रहे, उनका भी बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ राहुल टिकरिया, सौरभ साहू जी जुड़े, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। आप लोग देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।